गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूजेज ऑफ डायमेंशन लेक्चर के सेकेंड वीडियो का। पिछले पार्ट में हम लोगों ने डायमेंशन के कुछ यूजेज को डिस्कस किया था। आप देख पा रहे होंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन में पहला यूज जो था वो था टू फाइंड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग यूनिट पता कर सकते हैं डायमेंशन की सहायता से। दूसरा जो यूज था वो था टू चेक कंसिस्टेंसी ऑफ अ फार्मूला। किसी फार्मूला को हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। और तीसरा जो यूज था वो था टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पर भी हम लोगों ने डिस्कशन इसका भी हम लोगों ने कर लिया था। एक आखिरी यूज हमारा बचा हुआ है टू डराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में हम लोग डायमेंशनल मेथड से रिलेशनशिप भी स्टेबल कर सकते हैं। अब इस रिलेशनशिप स्टेबल करने के पहले हमें वो फिजिकल क्वांटिटीज आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। जैसे इस बात को भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, कहते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, इसको टी से डिनोट कर दिया हमने, डिपेंड्स अपॉन its length comma mass of bob and acceleration due to gravity g. Find a formula for t. एक एग्जाम्पल के रूप में हमने एक क्वेश्चन ले रखा है कि एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड जिसको टी से नोट किया हमने, वो डिपेंड करता है। हमें यही पहले पता होना चाहिए कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ हमें पता है इस एग्जाम्पल में कि किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है उस पेंडुलम के लेंथ पे। पेंडुलम के नीचे में जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बंधा हुआ होता है उसको बॉब कहते हैं, उस बॉब के मास पर। और तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर। इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। और हमसे पूछा गया कि इस टी के लिए फॉर्मूला स्टेबल कीजिए, रिलेशन स्टेबल कीजिए। बड़ी आसानी से हम इसको रिलेशनशिप को स्टेबल कर रहे हैं। हमने कहा कि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि टाइम पीरियड्स डिपेंड कर रहा है। डिपेंड कर रहा है तो मैथमेटिकली हम लोग या तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो सकता है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो सकता है। दोनों के लिए सिंबल तो यही होता है प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो उस वेरिएबल के पोजीशन पर डिपेंड करता है। अगर न्यूमरेटर पे हुआ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिनोमिनेटर पे हुआ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर पावर पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पावर नेगेटिव हुआ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आइए, हमने कहा कि यह डिपेंड करता है लेंथ पे, डिपेंड करता है मास पे और डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को हमने लिख दिया, लेंथ को लिख दिया, मास को लिख दिया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिख दिया। अब यहाँ हमें डायमेंशन अपने मन से मानना होगा। यहाँ डायमेंशन हम लोगों ने मान लिया लेंथ का x, मास का डायमेंशन मान लिया y और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन मान लिया z। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू द पावर x, मास टू द पावर y एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर z। आपको पता है बाबू, जब इस प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल टू के साइन के साथ एक कांस्टेंट लगता है और बाकी सारी बातें वही रहेंगी। मास टू द पावर y, g टू द पावर z। यहां हम लिख सकते हैं कि k क्या है, k हमारा है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। दिस इज आवर इक्वेशन। अब हम लोगों ने पिछले वीडियो में जब हम लोग यूजेस ऑफ डायमेंशन स्टार्ट किए थे तो एक बड़ा बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, डायमेंशनल होमोजेनिटी का कंसेप्ट। और डायमेंशनल होमोजेनिटी का कंसेप्ट कहता है कि कोई भी फॉर्मूला है उसके दोनों टर्म्स, जितने भी टर्म्स होते हैं सबका डायमेंशन सिमिलर होना चाहिए। हमारे सामने जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है इसमें दो टर्म्स है, बराबर के एक तरफ LHS
और एक तरफ RHS, क्योंकि इधर कोई प्लस माइनस है नहीं, तो ये दो टर्म्स है, तो डेफिनेटली दोनों टर्म्स का डायमेंशन सिमिलर होना चाहिए। आइए हम निकालने का प्रयास करते हैं। हमारे LHS में टाइम पीरियड है और इस LHS का डायमेंशन हम लिखते हैं तो है टाइम पीरियड, डायमेंशन भी हम इसका T ही लिखते हैं। अगर RHS का डायमेंशन निकालने चलते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा K है, ये एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। L है तो लेंथ है, इसका डायमेंशन L, और यहां लेंथ पर हमने पावर x मान के रखा था तो डायमेंशन पर भी पावर x हो गया। दूसरा मास है तो मास के लिए m डिनोट किया हमने, पावर y मान के रखा था तो पावर y हो गया। तीसरा g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन होता है m LT टू द पावर -2 और इस पर पावर z हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये बचता है बाबू m टू द पावर y, l टू द पावर x एंड यहां भी होगा l टू द पावर z, तो l टू द पावर x प्लस z एंड t टू द पावर -2z। अब फ्रॉम अगर हम लोग डायमेंशनल होमोजेनिटी का कंसेप्ट यूज करें, फ्रॉम डायमेंशनल होमोजेनिटी के कंसेप्ट से बाबू हमने कहा था कि LHS और RHS के डायमेंशन सिमिलर होने चाहिए। यहाँ LHS में मास और लेंथ नहीं है, तो यहाँ मास का जो डायमेंशन है वो 0 के इक्वल, लेंथ का जो डायमेंशन है वो भी 0 के इक्वल, तो हमने लिख दिया कि y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस z इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तीसरी बात बाबू, टाइम का डायमेंशन -2z है और यहाँ टाइम का डायमेंशन 1 दिखाई दे रहा है, एंड आप लिख सकते हैं -2z इज इक्वल टू 1, देयरफॉर आप z का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से -1/2। अगर z के वैल्यू को यहाँ हम लोग प्लेस करें तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं, देयरफॉर x प्लस z के जगह पे -1/2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। अब देखने वाली बात है, हमने जो फॉर्मूला में x, y, z वेरिएबल माना था, तो फिर यहाँ x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है, x इज इक्वल टू हाफ, y का वैल्यू निकाल रखा है हमने, y इज इक्वल टू 0 एंड z का वैल्यू निकाल रखा है हमने, z इज इक्वल टू -हाफ। इन तीनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो आ जाइए, हमारा क्या हो गया, t इज इक्वल टू था k l टू द पावर x, तो l टू द पावर हाफ, m टू द पावर y, तो m टू द पावर 0 एंड g टू द पावर z, तो z मतलब -हाफ, g टू द पावर -हाफ। ये तो ओमिट हो गया टर्म, बचा क्या, l बाई जी टू द पावर 1/2, ये हो जाएगा k अंडर रूट l बाई जी। दिस इज द रिलेशनशिप, बट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज दैट, यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है बाबू। प्रॉब्लम ये है कि इस कांस्टेंट का क्या वैल्यू है, इसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से बता नहीं सकते हैं। वैसे इसका वैल्यू होता है 4 पाई, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 पाई अंडर रूट l बाई जी, लेकिन ये वैल्यू हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप क्लियर हो पा रहे हैं बाबू। हम लोगों को अगर ये पता हो कि कोई फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से दूसरे क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग रिलेशनशिप को स्टेबल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम हमें सामने आई, जो कि प्रॉब्लम पहले भी हमारे सामने आ चुकी थी, कि प्रॉब्लम ये था कि हम लोग डायमेंशनल मेथड से हम लोग किसी कांस्टेंट को डिराइव नहीं कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सारे प्रॉब्लम्स को, जो डायमेंशनल मेथड में हमें प्रॉब्लम्स हुए हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को एक जगह करने चलते हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस मेथड में। चलिए, डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस को समझने के बाद हम लोगों ने बीच बीच में डिस्कशंस के दौरान बहुत बार यह देखा था कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो हमने प्रयास किया है सारे प्रॉब्लम्स को और जितने कम से कम शब्दों में हो सके आपके समक्ष परोसने का प्रयास हमने किया है। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, क्या क्या इसका लिमिटेशंस है, क्या क्या इसकी त्रुटियां हैं, क्या क्या इसके दोष है, इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। पहला लिमिटेशन, इट कैनॉट
it cannot interpret with constant numerical values and dimensionless quantities. ये किसी कांस्टेंट को डिफाइन नहीं कर पाता है, किसी न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिफाइन नहीं कर पाता है और डायमेंशनलेस क्वांटिटीज को भी डिफाइन नहीं कर पाता है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब जैसे बात करें हम लोग एंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस। लेंथ का भी डायमेंशन एल, रेडियस का भी डायमेंशन एल, ये कैंसिल होकर डायमेंशनलेस हो गया 1। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं, तो जब कभी डायमेंशनल मेथड से हम लोग एंगल की बात करना चाहेंगे वो एंगल की बात हम लोग नहीं कर पाएंगे। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऐसे बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हमें मिलेंगे जो जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता और वैसे डायमेंशनलेस क्वांटिटीज को हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। उसके बाद दूसरी बात है कि इट कैन नॉट इंटरप्रेट विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। इस बात का भी हम लोगों ने एग्जांपल्स के साथ इसके पीछे वाले वीडियो में डिस्कशन किया था कि प्लस और माइनस के साइंस को डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। हमने इसके लिए एग्जांपल लिया था कि S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर या S इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर। दोनों को अगर हम चेक करते हैं तो दोनों सही आएगा। कारण क्या है? तो कारण है ये साइन दोनों का अलग अलग है और डायमेंशनल एनालिसिस मेथड इस साइन को इंटरप्रेट नहीं करता है। इसके बाद एक बात होती है, इसी बात को हमने यहाँ पॉइंट नंबर 4 में लिख रखा है कि डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला इज नॉट करेक्ट श्योरली। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट हैं बट द एक्चुअल करेक्ट फार्मूला इज दिस। मतलब कोई फार्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो हम यह निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं कि वो सही में करेक्ट हो। ये बात हमने चौथे नंबर पॉइंट में लिख रखा है। और एक बात कि अगर बहुत सारे हमने जैसे अभी हमने देखा कि रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं, तो अगर रिलेशनशिप डिराइव करने की बात करें और कोई फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड कर रहा है दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे, लेकिन नंबर ऑफ डिपेंडेंट क्वांटिटीज बहुत ज्यादा हो जाए, 4, 5, 8, 10, मतलब नंबर ऑफ डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज अगर ज्यादा हो जाए तो हम लोग इस मेथड से फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे। और एक और बहुत ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज है, लिमिटेशन है कि वी कांट डिफरेंशिएट बिटवीन टू क्वांटिटीज हैविंग सिमिलर डायमेंशंस। वैसे दो क्वांटिटीज के बीच में हम लोग कोई भी डिफरेंस नहीं बता सकते हैं जिनका डायमेंशन सिमिलर हो। फॉर एग्जाम्पल वर्क डायमेंशन होता है mL2T⁻²। एनर्जी, जितने भी तरह के एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, किसी भी तरह का एनर्जी डायमेंशन होता है mL2T⁻²। टॉर्क डायमेंशन होता है mL2T⁻²। ये तीनों के डायमेंशंस बाबू सिमिलर है। तो अगर हमें डायमेंशन पता चल जाए तो वर्क है कि एनर्जी है कि टॉर्क है, ये हम लोग श्योर नहीं हो पाएंगे। मतलब सिमिलर डायमेंशन वाले टर्म्स में डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से हम लोग डिफरेंस नहीं बना सकते हैं। आज के इस लेक्चर में से और पिछले लेक्चर से इन दो लेक्चर्स को मिला करके मैंने डायमेंशनल एनालिसिस को कंप्लीट किया। इन दोनों लेक्चर्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट में हमें वो प्रॉब्लम बताएं ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे नहीं छूटे और आप घर पे रह के अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके, आनंद उठा सके। धन्यवाद।